राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी। आज काफ़ी देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। दीपा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। घर जाकर खाना भी बनाना है, कोई मदद तो करेगा नहीं। बस दिमाग में यही सब चले जा रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, रमा जी ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। इतनी देर कैसे लग गई? ध्यान नहीं था क्या कि रात का खाना भी बनाना है? आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी मम्मी जी। नंबर आते आते काफ़ी वक्त लग गया। अरे, तो खाना बनाकर चली जाती। कोई पता होता है कि हॉस्पिटल में कितना वक्त लगता है? आते समय घर के लिए सब्जी ले आई क्या? कल सुबह जल्दी खाना बनेगा तो तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना। जी ले आई। दीपा चुपचाप रसोई की तरफ चल दी, सब्जियों को रखने के लिए। उसे पता था हाल तो कोई पूछेगा ही नहीं, पर यह जरूर पूछेगा कि जो सामान लाना था वो लाई कि नहीं। सामान रखकर पानी का गिलास हाथ में लिया ही था कि रमा जी भी रसोई में आ गई। दीपा, एक काम करो, अभी के लिए तो सिर्फ रोटी, कोई भी सब्जी और बूंदी का रायता बना दो। रजत और बबीता मेघा जी के छोटे बेटा बहू, जो कि दूसरे शहर में रहते हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, वो लोग सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। ये कहकर रमा जी जिस गति से रसोई में आई थीं, उसी गति से चली भी गईं। रसोई में दीपा अकेली खड़ी रह गई। उसे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, जबकि सबको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। मन मारकर दीपा आटा गूंदने के लिए आटा निकाल ही रही होती है कि उसी समय हिमांशु, दीपा का पति, रसोई में आता है और दीपा को काम करते हुए देखकर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? खड़े रहने की तो हिम्मत है नहीं तुम में, और ऐसे काम में लगी हो। मैं क्या करूं हिमांशु? किसी ने भी मेरी तबीयत का नहीं पूछा, बस बताकर चले गए कि क्या काम करना है। अरे, तो माँ से कह देती, माँ और बबीता दोनों मिलकर खाना बना लेते। क्या माँ और बबीता को नहीं पता कि हम दोनों हॉस्पिटल से ही आए हैं? तुम जाओ, कमरे में जाओ यहाँ से और आराम करो। आज खाना बाहर से मंगा लेंगे। दीपा बोली, लेकिन मम्मी जी हंगामा कर देंगी। हिमांशु ने कहा, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। दीपा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद रमा जी रसोई में आई तो दीपा को वहाँ न पाकर उसके कमरे की तरफ गई। देखा तो दीपा बिस्तर पर लेटी हुई है। बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या, जो तुम आराम कर रही हो? दीपा बोली, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। वैसे भी हिमांशु जी ने कहा है कि वो खाना बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से खाना मंगाने की बात सुनकर रमा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब समझती हूँ मैं। रजत और बबीता को देखकर तुम खुश नहीं होती, जलती हो तुम उन दोनों से, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हिमांशु को बेवकूफ़ बना सकती हो तुम, अपने पापा जी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। रमा जी की बात सुनकर दीपा की आंखों में आंसू आ गए। दीपा बोली, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाई। बबीता और रजत जब भी आते हैं तो मेहमानों की तरह ही आते हैं, घर के सदस्यों की तरह तो कभी नहीं आए। वो भी तो बहू है, क्या वो आज खाना नहीं बना सकती? फिर भी हमने उससे कहने से अच्छा बाहर से खाना मंगा लिया। तब भी आप मुझे सुना रही हैं। हाँ, मेहमान ही हैं, थोड़े दिन के लिए आती है, पर फिर भी आंखों में सालती है तुम्हारे। अरे, कौन सा ऐसा तुमसे पकवान बनाने को कह दिया था मैंने? रोटी सब्जी बनाने को ही तो कहा था। इतने में हिमांशु कमरे में आ गया, जिसे देखकर रमा जी चुप हो गई। माँ, खाना आ चुका है, आप और बबीता सबको खाना परोस दीजिए। अब क्या खाना परोसने की भी हिम्मत नहीं है इसकी? बोला, हाँ, दीपा की तबीयत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आप लोग अपने लिए परोस लीजिए। रही बात मेरी और दीपा की, मैं खुद खाना परोस कर अपने कमरे में ले आऊँगा। रमा जी भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। बाहर जाकर बबीता को बुलाकर रजत, पापा जी, खुद के और बबीता के लिए खाना परोसने लगी।
इतने में हिमांशु भी आ गया और खुद के लिए और दीपा के लिए खाना लगाने लगा। भैया, भाभी को हमारा आना पसंद नहीं है क्या, जो बीमार पड़ गई? रजत ने कहा। अरे, अब तुम क्यों बेवजह बोले जा रहे हो? किसी को घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने संस्कार हैं, बबीता ने कहा। इससे पहले कि हिमांशु कुछ कहता, रमा जी ही बोल पड़ी। अब हर किसी के माँ बाप तो संस्कार नहीं सिखा सकते ना, जैसे पल्ले पड़ी है वैसे ही निभाओ। और वैसे भी अभी हम जिंदा हैं, हमारा घर है, आराम से आओ, देखती हूँ कौन मना करता है। काफ़ी देर से पापा जी सब बकवास सुने जा रहे थे। उन्होंने हिमांशु की तरफ देखते हुए कहा, अरे हिमांशु, जो अशोक नगर वाले प्लॉट को हमने बेचा था उसका सारा पेमेंट आ गया क्या? हिमांशु एकटक पापा जी की ओर देखता ही रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि पापा जी ये सब क्या कह रहे हैं, पर इतना तो था कि सबकी निगाहें अब पापा जी की तरफ थीं। अरे, हमारा अशोक नगर में कोई प्लॉट भी था? मुझे तो पता ही नहीं, और था भी तो कितने में बेचा? हमें तो कुछ भी नहीं बताया, रमा जी ने कहा। हाँ, बहुत पहले खरीदा था मैंने, पूरे 1 करोड़ में बिका है। आधा पेमेंट तो पहले ही दे दिया था उन्होंने, और आधा पेमेंट बाद में देने के लिए कहा था, उसी के लिए पूछ रहा था। अभी भी हिमांशु अपने पापा को एकटक ही देखे जा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, पापा जी ने दोबारा कहना शुरू कर दिया, सोच रहा हूँ कि एक प्लॉट खरीद लूँ हिमांशु और दीपा के नाम से। आखिर हमारे बेटे बहू हैं, इन पर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है। अरे, आखिर ऐसे कैसे? 2 बेटे हैं आपके, तो हिस्सेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए, रमा जी ने तुनकते हुए कहा। हाँ पापा, ये तो गलत बात है। आखिर भैया के साथ साथ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरा भी बराबर का हिस्सा बनता है, रजत ने कहा। हाँ पापा जी, आप प्लॉट लोगे तो चारों के नाम से लोगे, अन्यथा अपने नाम से ही ले लो, ताकि बाद में जब बंटवारा हो तो सबको बराबर का हिस्सा मिले, अब की बार बबीता ने कहा था। सबकी बात सुनकर पापा जी मुस्कुराने लगे और बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? भला मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी? कैसी बात कर रहे हैं आप? रजत भी तो आपका ही बेटा है, बबीता भी आपकी बहू है, तो ये भी तो बराबर के हकदार हुए ना। अच्छा, हिस्सेदारी में बराबरी का हक याद है तुम्हें, और घर के कामों में और जिम्मेदारियों में बराबर का हिस्सा याद नहीं तुम्हें? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग अपने आप को मेहमान बता रहे थे इस घर का, तो अब क्या हुआ? आज दीपा की तबीयत खराब है तो तुम लोग इतना नाच रहे हो, जबकि जब भी तुम लोग घर में आते हो तब वह अकेली ही काम में लगी रहती है। और तुम रमा, तुम्हारी सेवा करने के लिए दीपा ही यहाँ पर होती है, तुम्हारी ये मेहमान नहीं। उसके संस्कार गिनाने से अच्छा अपने संस्कार गिनो, समझे ना? और हाँ, कोई प्लॉट नहीं है, ये तो मैंने तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए बोला था, आइंदा जरा सोच समझ कर बोलना। पापा जी की सीधी और सपाट बात सुनकर सब चुप हो गए। रमा जी के मुंह से बोल तक नहीं फूटे, और हिमांशु वह आंखों ही आंखों में अपने पिता को धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम उन्होंने तो सच का साथ दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या एक माँ को अपने 2 बेटों में ऐसा भेदभाव करना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। और साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।